इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया एक ऐसा चैप्टर है जिसके बेस पे हम लोग किस तरह से इंडिया के अंदर नेशनलिज्म्स की फीलिंग्स आई, किस तरह से नेशनलिज्म शुरू हुआ, आइडिया ऑफ द नेशंस कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में पूरा डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। Nationalism in India, basically, idea of nation state create a sense of common identity and belongingness. New symbols, icons, and new songs and ideas. And how did the consequence emerge in India? So these are the major points. And one common point for development of nationalism in colonialism was anti-colonial movements are there. And sense of being oppressed provided a shared bond, but the notions of freedom and also each class and group varied. So what we are going to study in this chapter basically, national movement under Mahatma Gandhi, non-cooperation movement and issues related to it, civil disobedience movement before and after the situations, and how sense of collective belongingness was forged and also related to these events. So हम लोग particularly इस chapter के अंदर national movements और non-cooperation movement, civil disobedience movements के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो जो फैक्टर जनरेटिंग फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म से वो बेसिकली ये वंदे मातरम की इमेज के बेस पे, यूनाइटेड स्ट्रगल खादी और सॉल्ट मूवमेंट्स के बेस पे, कल्चर हेरिटेज के बेस पे, नेशनल फ्लैग के बेस के ऊपर ये आइडिया ऑफ फीलिंग्स को आती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खिलाफत एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ईयर 1914 के अंदर, तब हमारे पास दो पावर थी, एलाइड पावर्स और एक्सिस पावर और सेंट्रल पावर्स। एलाइड पावर्स के अंदर जो कंट्री आ रही थी वो थी यूएसए, ब्रिटेन, जापान एंड रशिया। और सेंट्रल पावर के अंदर जो आ रही थी वो थी ऑटोमन, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी वाली कंट्रीज थी। अब यहाँ पे क्या था, क्योंकि इंडिया पार्ट था ब्रिटिश का, उस टाइम ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्जा करके रखा था, तो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन चाहती थी कि वो हमारे इंडिया से कुछ ना कुछ सपोर्ट लेके काम करे। अब इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखते हुए हमारे इंडिया के अंदर बहुत जबरदस्त इंपैक्ट पड़ा। सो ये बोर्ड में क्वेश्चन आने का चांसेस होता है कि राइट डाउन द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। So number one, as common man suffered huge increase in defense expenditures. ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर्स, ये भी सारी इंडिया से लेते थे। कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज कर दी गई, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए, प्राइस डबल कर दिए गए, फोर्स इक्विपमेंट किए गए, क्रॉप्स फेलियर हो गई, फेमाइन एपिडेमिक आ गई। और इससे क्या हुआ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे इंडिया को होने लगा। सो व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स, अगर बाय द वे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो ये मेजर 5 पॉइंट्स हमें डालने हैं। Number one, increase in British defense expenditures was financed by raising custom duties and introduced new income tax in India. And during the war years in 1930 to 1918, for goods prices were doubled, जैसे मैंने उस पॉइंट से बताया था, and India were bring forcefully recruitment into the British army. So in 1980 to 1919 and 1920 to 21, crops failure in many parts of India and resulting in acute shortage of foods. साथ साथ में क्या हुआ था, during this wartime an influenza epidemic was there and spread across India resulting in numerous deaths. राइट। सो इस तरह के अगर कोई क्वेश्चंस आ जाए तो हम लोगों को इस तरह के पूरे आंसर्स पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आइडिया ऑफ सत्याग्रह। बेसिकली जब गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका में 1915 में साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह करके लौटे थे, तब इंडिया में जब 1915 में आए थे तब उनके दिमाग में था कि हमें किसी भी तरह से यहाँ मास मूवमेंट्स के बेस पे, मास एजिटेशंस के बेस पे, ट्रुथ लेवल पे यानी पावर ऑफ ट्रुथ के बेस पे हमें सत्याग्रह करना है। सो इंस्टेड ऑन पावर एंड सर्च फॉर ट्रूथ, नॉन वायलेंस तरीके से हमें ये करना है। तो व्हाट इज द सत्याग्रह बेसिकली? सो सत्याग्रह मीन्स द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस, फाइट विदाउट वेपन्स, पाथ ऑफ ट्रूथ एंड इन पीसफुल मैनर्स। ये गांधी जी की थीम थी। मीन्स व्हाट इज द रियल मीनिंग्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स इज मीन्स सत्य प्लस आग्रह। अगर बाय द वे क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन आने का पूरा चांसेस है कि व्हाट इज सत्याग्रह या डिफाइन सत्याग्रह एंड राइट डाउन द मोमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर दिस सत्याग्रह। So satyagraha means satya plus agra, and it appears on the power of truth and the need to search for truth. Yani truth plus to hold firm. And the philosophy of that, if the causes is true, struggle is against injustice, then physical force is not required to fight against oppressors. An oppressor should be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. And there are the three types of movements are there. First is the Champaran, indigo cultivations, and in support of indigo plantations against the oppressive plantation system. Second one is the Kheda Gujarat, supporting peasants affected by crop failure, revenue relaxation strategy. And then Ahmedabad, Gujarat, जो 1918 में in support of cotton mill workers against the cotton mill owners. ये इसका सत्याग्रह का पूरा मूवमेंट्स था। ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह और उसके मूवमेंट्स आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सो आप इस पूरे वीडियोस को अच्छे से देख के इसकी क्वेश्चंस को किस तरह से लिखना है वो आप देख सकते हैं।
मैं इस वीडियो के फाइनल में इसके डिस्क्रिप्शंस के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी बेस पे आपको इसके बोर्ड के क्वेश्चंस एंड बोर्ड के किस तरह के आंसर्स लिखे जाते हैं, प्लस इसके पूरे कॉम्बो पैक जिसमें आपको केस बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। नाउ, अब जैसे ही ये सत्याग्रह खत्म हुआ तो नेक्स्ट मूवमेंट आया हमारे पास रोलेक्ट एक्ट, जो आया 1919 में। सो द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पास द रोलेक्ट एक्ट। दिस एक्ट गिव enormous power of the government, reversing activities, detentions without trial for 2 years। एंड अकॉर्डिंग टू द दिस एक्ट, इसके इम्पैक्ट होने बहुत जरूरी है। देखो, रोलेक्ट, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह क्या होता है। इट मींस बच्चा समझ नहीं पाता कि रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह होता क्या है। रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह मतलब जो रोलेक्ट एक्ट पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा, जिसमें रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज था विदाउट ट्रायल फॉर 2 इयर्स था, उसके बदले में क्या हुआ, पीसफुल हड़ताल हुई 6 अप्रैल के अंदर, रैली ऑर्गेनाइज की गई, शॉप क्लोज की गई, और जैसी शॉप क्लोज की गई तो 10 अप्रैल 1919 को पुलिस फायरिंग ऑन पीसफुल पब्लिक प्रोसेशन। उसकी रिजल्ट्स क्या हुआ, वाइड स्प्रेड अटैक होने शुरू हुए बैंक, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन पे, जिससे क्या हुआ, मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया। और जैसे ही मार्शल लॉ इम्पोज किया, आर्मी के ऊपर रूल्स आ गए, और आर्मी ने क्या किया, शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया। सो जैसे ही शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया, मार्शल लॉ पास्ड बाय जनरल डायर ऑन अप्रैल 1919, नो मोर देन 2 people कैन फॉर्म ए ग्रुप एंड मीट एट ए प्लेस टू प्रिवेंट एनी मोबिलाइज प्रोटेस्ट और रूलिंग अथॉरिटी। सो जैसे ये लोग क्या है, बैसाखी की फेयर बनाने के लिए वहां पे जलियांवाला बाग के अंदर कैदर हुए थे, एंड मैनी अनफेयर ऑफ मार्शल लॉस आर देयर, सो जनरल डायर ब्लॉक द ओनली एग्जिट्स एंड ऑर्डर ओपन फायर। हिज ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट टेरर एंड अवेयर इन माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ये तो बेचारे सोचे थे वी आर जस्ट सेलिब्रेटिंग, जैसे ही जनरल डायर आया यहाँ पे कहा शूट देम, सारे एग्जिट पॉइंट्स को फायर ओपन कर दिया और सबको हजारों लोगों को मार डाला। दिस इज कॉल्ड जलियांवाला बाग मैसर्स। इस पे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग मैसर्स, और उसमें ये इस तरह के जलियांवाला बाग मैसर्स के बारे में पूरी कहानी पूछी जाती है। इसके ऊपर अभी रिसेंटली एक पिक्चर आई है, केसरी 2 करके, बहुत अच्छी पिक्चर है, एक बार आपको देखनी पड़ेगी अगर इसको बहुत अच्छा सा डीपली समझना है तो। नेक्स्ट, अब जैसे ही जलियांवाला बाग मैसर्स हुआ तो उसका कुछ ना कुछ इंडियंस पे इम्पैक्ट पड़ा और ब्रिटिशर्स पे इम्पैक्ट पड़ा। इंडियंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, टू स्ट्रिक्ट स्ट्राइक्स होने लग गए, क्लासेस विद पुलिस, अटैक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड ब्रूटल रिप्रेशंस टू ह्यूमिलेट सत्याग्रहीज एंड फोर्स टू रब देयर नोज ऑफ द ग्राउंड, क्राउल ऑन स्ट्रीट एंड पीपल फ्लॉक्ड एंड विलेजेस बॉम्ब्ड। बहुत ज्यादा वायलेंट होना शुरू हो गया। और जब बहुत ज्यादा वायलेंट होना शुरू हुआ ना, गांधी जी बड़े परेशान हो गए, तो उन्होंने क्या किया, कॉल्ड ऑफ द रोलेक्ट सत्याग्रह, और उन्होंने पूरी तरह से इस रोलेक्ट सत्याग्रह को बंद कर दिया। नाउ, अगर बाय द वे क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रोलेक्ट एक्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स, तो हम लोगों को ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा खिलाफत मूवमेंट्स। खिलाफत मूवमेंट्स बेसिकली क्या है, देखो हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक में ही पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पे वर्ल्ड वॉर के टाइम सेंट्रल पावर थी और एलिट पावर थी। सेंट्रल पावर के अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया एंड द ऑटोमन एम्पायर था, और एलिट पावर्स के अंदर ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया, कनाडा, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स था। राइट। सो उस दौरान इन्होंने जो लीडर्स थे वो मोहम्मद अली और शौकत अली थे, और इनका ऑब्जेक्टिव था कि टेम्परली टू डिफेंड खलीफा टेम्पररी पावर्स। सो गांधी जी टू खलीफा इश्यूज एंड वांटेड टू यूनाइट हिंदू और मुस्लिम्स। और उस टाइम क्या था, गांधी जी चाहते थे कि कुछ बड़ा मूवमेंट्स होना शुरू हो जाए, तो बड़ा मूवमेंट्स करने के लिए हिंदू मुस्लिम्स को एक करना था। और इधर ये खलीफा मूवमेंट शुरू हो गया, तो गांधी जी ने इसको अपॉर्चुनिटी समझा कि या वाओ, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जैसे ही मैं इन अली ब्रदर्स को सपोर्ट करूंगा तो हिंदू मुस्लिम सारे सपोर्ट में आ जाएंगे। तब गांधी जी ने क्या किया, ये पॉइंट हमेशा याद रखना, सितंबर 1920 में कलकत्ता सेशंस के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स की स्टार्ट कर दी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, सपोर्ट खिलाफत एंड स्वराज टुगेदर। खिलाफत को भी सपोर्ट करना और स्वराज को भी साथ में लाना। राइट। लेकिन ये बात इन्होंने कहाँ बताई, ये हिंद स्वराज में लिखी इन्होंने 1909 में, इन्होंने बुक लिखी थी जिसमें इसके बारे में बताया। सो ये नॉन कॉपरेशन है क्या, basically to unfold in stages: surrenders of titles, boycott of civil services, army, police, courts, legislative council, foreign goods, and if government uses repressions, a full CDM would be launched। अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम CDM को लॉन्च कर देंगे। राइट। और साथ साथ में टू बॉयकॉट काउंसिल इलेक्शंस, नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन सपोर्टर्स एंड ओपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट्स। दिस इज कॉल्ड, अब ये एग्जाम में आता है, राइट ऑन द फीचर्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के फीचर्स क्या है। और बाय द वे ये भी क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दोनों का मतलब यही है कि इनमें क्या था, एक तो खिलाफत को सपोर्ट करना और स्वराज मूवमेंट्स को आगे बढ़ाना। राइट। सो अब उसके कुछ चैलेंजेस भी थे। अब चैलेंजेस क्या थे,
चैलेंजेस ये थे कि लीडर्स विद इन कांग्रेस वर reluctant to boycott council elections and some feared violence, so debate and supporters opponents हो गए थे. And finally in the Nagpur session of Congress December 1990 non cooperation program was adopted to participate with nations and how. अब यहाँ पे कंट्री साइड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स स्टार्ट हुए. देखो, जो नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट्स स्टार्ट हुए उसके लिए पीपल के रिएक्शंस क्या थे. 1000 of students left government schools, many resigned from government offices, lawyers gave up their practices, and council elections boycott except in the Madras provisions. और इसके इम्पैक्ट क्या हुए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने का चांसेस है. एक तो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड फॉरेन गुड्स, foreign imports, boycott of burning in foreign clothes picked off liquor shops, and due to the boycotts, productions of Indian textiles mills and handloom went up. राइट. लेकिन इसके इंडिया के ऊपर क्या हुआ, धीरे धीरे स्लो डाउन होने स्टार्ट हो गए. ये क्वेश्चन भी आता है, कई बार पूछा जाता है कि इंडिया में स्लो डाउन होने के पीछे क्या रीजन था. एक तो खादी बहुत महंगी थी, दूसरा क्या था कि इनके स्टूडेंट्स और टीचर्स के पास, स्टूडेंट के पास स्कूल नहीं थी, पैसे नहीं थे स्कूल खोलने के, और टीचर्स के पास जॉब नहीं थी. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वापिस चले गए. लेकिन इसके बाद कंट्री साइड से बहुत ज्यादा इफेक्ट्स होना स्टार्ट हुआ. क्या हुआ, पीसेंट्स मूवमेंट्स जो हुआ, बेसिकली अवध का पीसेंट मूवमेंट्स बोलते हैं इसको, जिसमें मेन डिमांड सी रिडक्शंस ऑफ रेवेन्यू, एब्लिशंस ऑफ बेकार. बेकार का मतलब होता है वर्क विदाउट पे, राइट. एंड बॉयकॉट ऑफ ऑपरेशन लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स को बॉयकॉट करना था. कौन से रास्ते लिए, नाई धोबी को बोला, एंड देन बंद की बातें बताई, तालुकादास को, लैंडलॉर्ड्स को मीटिंग करने को बोला. और जैसे ही मीटिंग करने को बोला, बाजाज को लूट लिए गए, और ऐसे रूमर्स फैलाती कि गांधी जी ने बोला था कि इनको मारो, और मारा. ट्राइबल्स मूवमेंट्स के अंदर एक ट्राइबल मूवमेंट था जो आलोरी सीताराम राजू द्वारा दिया गया मिलिट्री गोरिल्ला मूवमेंट्स था, राइट. ये बाबा रामचंद्र झा जो अवध किसान सभा का मैन लीडर था, और ये आलोरी सीताराम राजू था जो पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश के गुडाम हिल्स से बिलोंग करता था. और इसी के बेस पे ये कॉलोनियल ट्राइबल मूवमेंट्स होना स्टार्ट हुआ, गोरिल्ला मूवमेंट्स बोलते हैं इसको. एंड गुडाम रेबेल्स अटैक पुलिस अटेंशन एंड, और फिर क्या किया, आलूरी सीताराम राजू को ब्रिटिश ऑफिशियल ने कैप्चर करके उसी की टेक्निक के थ्रू क्या किया, मार डाला. फिर आता है हमारा प्लांटेशन मूवमेंट्स. प्लांटेशन मूवमेंट्स क्या था, उस टाइम 1859 में एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लगा हुआ था, जिसमें ये परमिशन नहीं थी किसी भी वर्कर्स को कि वो नॉट अलाउड टू लीव टी गार्डन. सो वर्कर्स अपॉन हियरिंग अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स defied laws and headed home. So they believed that Gandhi Raj is coming, will be given land in their own village. So due to the railway strikes, didn't reach home, were caught by the police and beaten up. And tribals entrapped Swaraj in their own manner as a time when all suffering and troubles will be over, chanted Gandhiji names and slogan demanding स्वतंत्र भारत, राइट. ये पूरा इस किस तरह से हम लोगों को तीनों मोमेंट्स लिख रहे हैं उसके पूरा एक छोटा सा स्क्रीनशॉट है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं इसका. नाउ अब उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है टुवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. लेकिन उससे पहले गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स को कॉल्ड ऑफ कर दिया था. कैसे किया था, इट वाज टर्निंग वायलेंट हो गया था चोरी चोरा इंसिडेंट में, जिसमें बहुत ज्यादा, मतलब क्या हुआ था, पुलिस थाने के अंदर जिंदा जला दिया था पुलिस वालों को, चोरी चोरा, बिहार के अंदर एक जगह है वहां पे. सो विद इन कांग्रेस लीड अगेंस्ट मास स्ट्रगल्स एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन काउंसिल इलेक्शंस. सो 1920 के अंदर इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से 1926 और 30 में डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स, पीसेंट्स फेल्ड टू पे रेवेन्यू. अब यहाँ पे एक बंदा आया था साइमन कमीशन, जो पूरी गवर्नमेंट टेरिटरी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन था. साइमन कमीशन वहां पे सर जॉन साइमन था, नॉन इंडियन इंक्लूड था, जिसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा था कि अगर ये आ गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो पहले से ही नारे लगा दिए और इस बेचारे को इंडिया में आने ही नहीं दिया. फिर एक नया बंदा आया, वो था लॉर्ड इरविन, जिसको इरविन पैक्ट या डोमिनेंस स्टेटस था. अब लॉर्ड इरविन ने क्या किया, सजेस्ट किया डोमिनेंस स्टेटस, इट मींस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशंस. एंड दिसंबर 1929 को लाहौर कांग्रेस डिमांड किया पूर्ण स्वराज के अंदर, और डिक्लेयर किया 26 जैन को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे. वेरी लिटिल अटेंशन गांधी जी थॉट फॉर मोर कॉन्सेंट्रेट इश्यूज, राइट. नेक्स्ट, जैसे कि हमने ये बताया, तो ज्वाला नेहरू ने क्या किया, पास्ट रिजोल्यूशंस डिमांडिंग द पूर्ण स्वराज इन दिसंबर 1929. कौन से सेशन में, ध्यान रखना, लाहौर सेशन में. एंड इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जैन वुड बी द सेलिब्रेट एज इंडिपेंडेंस डे, बट इट वाज नॉट अचीव्ड, राइट. सो अब इसी के बाद शुरू होती है कहानी हमारी सॉल्ट मार्च की. देखो, सॉल्ट मार्च अंडर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है आने का चांसेस हो. देखो, how Salt March? Because letter to Viceroy Irwin starting 11 demands to be fulfilled by 11th March. 78 were interstate to 40 miles, 24 days तक साबरमती टू टांडी चले थे. And violated the salt law by manufacturing salt. कब स्टार्ट किया था, 12 मार्च 1930 को. कब एंड किया था, 6 अप्रैल 1930 को.
क्यों किया था? बिकॉज कंज्यूम बाय द रिच एंड पुअर अलाइक, एसेंशियली फूड आइटम। एंड इसमें दोनों में क्या वर्सेस थी? नॉन कॉपरेशन में, सिविल डिसऑर्डिनेंस में, मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट, रिफ्यूज टू पे टैक्स एंड वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। गवर्नमेंट के रिएक्शंस क्या थे? मैनी लीडर्स वर अरेस्टेड। अब्दुल गफर खान, महात्मा गांधी, ये अरेस्ट हो चुके थे। प्रोटेस्टेड बाय मास, जिसकी वजह से क्या हुआ? कॉलिंग ऑफ हो गया। अब यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट आया था। वो जो गांधी इरविन पैक्ट आया था वो आया था 5 मार्च 1931 को। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन के अंदर, और दिसंबर 1931 में गांधी जी ने रीलॉन्च किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डिसअपॉइंटेड होते हुए रीलॉन्च किया था, ध्यान रख लेना। रीलॉन्च किया था 1931, दिसंबर 1931 में। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ पार्टिसिपेट्स आर द मूवमेंट्स? जिस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था सिटी में, मतलब नेशनल वाइड में, अब पार्टिसिपेट कैसे इसको देखते थे? देखो, पार्टिसिपेट कैसे देखते थे, इसके लिए एक बहुत छोटा सा है। रिच फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स क्या 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 चाहते थे? हाई रेवेन्यू चाहते थे, प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स एंड रिस्टेटमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट चाहते थे। फाइट फॉर स्वराज वाज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। मतलब देखो क्या था कि रिच पीसेंट्स जो पटीदार ऑफ गुजरात थे, जाट ऑफ यूपी थे, प्रोड्यूस कमर्शियल क्रॉप्स हार्ड हिट बाय डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस, सो नॉट एबल टू पे गवर्नमेंट टैक्सेस, बिकम सपोर्टर्स ऑफ सिटी एंड फाइट वाज अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। वो क्या चाहते थे कि हमें किसी भी तरह से हाई रेवेन्यू, और साथ में ये डिसअपॉइंटेड भी हो गए थे कि बार बार ये चालू करना बंद करना बहुत प्रॉब्लम था। इधर पुअर पीसेंट्स क्या चाहते थे? स्मॉल टीनेज से हु वर्कड ऑन द रेंटेड लैंड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, बड़ी बड़ी लैंडलॉर्ड्स के साथ रेंट पे रहते थे, एंड डिफिकल्ट टू पे रेंट, सो डिमांड टू कैंसिल द अनपेड रेंट, एंड कांग्रेस अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कंपनी, सो मे अपसेट द रिच पीसेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, एंड रिलेशनशिप बिटवीन कांग्रेस एंड पीसेंट्स remained uncertain. And business class made huge profit during First World War, and colonies policies restricted their business, want protections against foreign imported goods. ये बिजनेस क्लास की बात थी। फिक्की स्टैब्लिश की गई थी, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जीडी बिरला लीड देम, and voiced against colonists, refused to buy or sell imported goods, and disappointed by the failure of round table conference and worried about prolonged disruptions of businesses, इस वजह से क्या हुआ? हटा दिया गया। इस तरह से इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो नागपुर के थे, उन्होंने बॉयकॉट फॉरेन गुड्स भी किया था अगेंस्ट लॉ, वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस के बेस पे। स्ट्राइकिंग बाय रेलवे वर्कर्स एंड डॉक यार्ड्स, इट वुड एलिनेट इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड वुमेन पार्टिसिपेंट का तो बहुत रोल था ही, राइट? सो इसके लिमिटेशंस, एग्जाम में लिमिटेशंस के बारे में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है? अब उसके लिए सबसे पहली चीज आती है लिमिटेशंस के अंदर, दलित्स वेर इग्नोर बाय कांग्रेस, सो महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट स्वराज नॉट कम फ्रॉम 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट लिमिटेड। सो एड्रेस अनटचेबिलिटी, हरिजन्स का नाम दिया गया था, और गांधी जी ने खुद ने मतलब बोला था कि हम आपको पूरा हरि के जन है और गॉड है, और उस तरह से हम आपको सपोर्ट करेंगे। एंड 1930 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑर्गेनाइज दलित इनटू डिप्रेस क्लास एसोसिएशंस। पूना पैक्ट एक साइन हुआ था सितंबर 1932 में, ध्यान रख लेना। Gave the depressed class reserved seats and provision in central legislative councils. Lukewarm response from Muslims, so they felt alienated from Congress since decline of non-cooperation Khilafat movement. So इस तरह से इसके पूरे limitations थे। Now, sense of belonging कहाँ से आई? Through the experience of united struggles, history of fictions, folk and songs, popular prints and symbols all played a part of in the making of nationalism. नेशन आइडेंटिटी एज एन इमेज और फिगर, जैसे आप देख रहे हैं भारत माता की सीन, सो आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, इमेज ऑफ भारत माता क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। Rabindranath Tagore painted his famous image of Bharat Mata and his claim composed divine and spirituals. Nationalists began recording folk tales sung by bards, and they taught villages to gather folk songs and legends. Rabindranath Tagore collected ballads, folk tales, hymns, and songs. And Vande Mataram, widely sung in Swadeshi movements in Bengal, Bankim Chandra Chattopadhyay wrote Vande Mataram, and nationalist leaders used icons and symbols in the unifying people. Right? Now, these are the limitations of Satyagraha movements, or these are the चैप्टर्स। आई होप सो आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी गोइंग चीजों में समझ में आया। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हाँ, डिस्क्रिप्शंस में आपको इसकी चीजें जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें विद फाइल के साथ आपको भेज रहा हूँ। थैंक यू सो मच।